हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, अपनी इस क्लास में हम 17 मार्च की जो शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको अपनी इस क्लास में बता दूं, जो हमारा आगामी अभी एग्जाम होगा, एनटीपीसी का ही एग्जाम होगा जो कि 12th लेवल पर एग्जाम होता, उसमें भी ये क्लास आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट द्वारा किस मंदिर की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश के द्वारा की गई थी। दूसरा याद रखना, ये एक कैसा टेम्पल है? मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल क्या होते हैं? जो एक ही चट्टान को काटकर जो टेम्पल बनाए जाते हैं उन्हें मोनोलिथिक कहा जाता है, यानी कि एक आकस्मिक पत्थर को काटकर जो टेम्पल बनाए जाते हैं। क्लियर है? दूसरा मैं आपसे बात करूं तो जो एलोरा की गुफा नंबर, एलोरा का जो गुफा नंबर 16 है, उसमें ये है। पूछ ले किसने बनवाया इसको? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है, एलोरा में ही एक दशावतार टेम्पल है। एलोरा की गुफाओं में ही एक दशावतार टेम्पल है। और ये कौन सी गुफा में है? तो गुफा नंबर 15 में है। और दूसरा आप याद रखना, रावण की खाई, रावण की खाई टेम्पल भी कहां पर है? तो ये भी आपका एलोरा में ही है और गुफा नंबर 14 में है। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट? क्लियर है? दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश ने किसके ये सामंत हुआ करते थे? तो जो राष्ट्रकूट वंश है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दंती दुर्ग ने किसको हराकर इसकी स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, जो कि एक चालुक्य राजा था, जो कि क्या था? चालुक्य राजा था। क्लियर है? जो ये दंती दुर्ग है, राष्ट्रकूट वंश की जिन्होंने स्थापना की, वो पहले किसके सामंत हुआ करते थे? तो पहले वो राष्ट्रकूट वंश के ही सामंत हुआ करते थे। क्लियर है? दूसरा, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? राजधानी मान्यखेट बनाई, मान्यखेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो ये राष्ट्रकूट वंश है, ये जन्म से क्षत्रिय वंश नहीं था। इसने जब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, तब कौन सा इसने यज्ञ कराया था? तो इसने हवन कराया था, जिसको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग के द्वारा ही करवाया गया था। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट? दूसरा, आप राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष के बारे में याद रखना। जो अमोघ वर्ष हैं, अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग एक ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर है? कबीर राजमार्ग अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा लिखा गया है, तो राष्ट्रकूट वंश के ही शासक अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है। और ये किस भाषा की ये कृति है? तो ये एक कन्नड़ भाषा की कृति है। कन्नड़ भाषा की ये एक कृति है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो ये बृहदीश्वर टेम्पल है, ये चोल वंश के शासकों ने बनवाया था।
क्लियर है, चोल वंश के शासकों ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। आपको याद है मैंने चारुपल्लम गांव बताया था, किसके पास था वो? तो बृहदेश्वर मंदिर के पास ही चारुपल्लम गांव है, जिसे चढ़ाईदार सीढ़ियों का गांव कहा जाता है। चढ़ाईदार सीढ़ी का गांव कहा जाता है। क्लियर है? चढ़ाईदार सीढ़ियों गांव से क्यों कहा जाता है? जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर में बहुत ही भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब आप बताइए उन पत्थरों को मंदिर के शीर्ष पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया होगा? पहले क्रेन मशीन तो हुआ नहीं करती थी जिनसे उठाकर लगा दो ऊपर। उस समय पर क्या हुआ करता था, एक जीना बनाया जाता था, ठीक है, और उस जीने से उस पत्थर को मंदिर के शीर्ष तक ले जाया जाता था और उस पर उसको लगा दिया जाता था। लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता था तो जो वो सीढ़ियां होती थी जो बनाई गई थी मंदिर के निर्माण के लिए, उन्हें फिर तोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही गांव है ये चारुपल्लम। यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई थी इसे मंदिर को बनाने के लिए और उसके बाद इनको तोड़ दिया गया। क्लियर है? आगे मैं बात करूं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। गंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, तो ये किसने बनवाया था? ये पल्लव वंश के शासकों ने, पल्लव वंश के शासकों ने कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया था। और अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पल्लव वंश की राजधानी पूछी गई थी, तो पल्लव वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बांडीवास का युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए बांडीवास का जो युद्ध है 1760 किन के बीच लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था 1760 में लड़ा गया था और इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में भी देखा जाता है। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के रूप में भी देखा जाता है। और जो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध। किन किन के बीच हुआ था ये? 1760 में बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के बीच, और दूसरा बात करूं मैं तो फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और अगर आपसे पूछ ले बांडीवास युद्ध में कौन विजयी रहा था, तो अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। और पूछ ले आपसे अंग्रेजों की वजह तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो आयरकूट ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। बात करूं फ्रांसीसियों की तरफ से तो काउंट डी लाली के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था। क्लियर है आपको? और कहां पर यह युद्ध लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था आपका तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए आगे मैं बात करूं तो दूसरा, अगर आपसे प्लासी का युद्ध पूछ ले, प्लासी का जो युद्ध था 1757 में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले किन किन के बीच लड़ा गया था ये, तो सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अगर आपसे पूछ ले सिराज की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। मीर जाफर ने किया था। और ये एक धोखेबाज व्यक्ति है, इसी की वजह से हम 1757 का प्लासी का युद्ध हार गए थे। दूसरा आपको याद रखना 1757 में इसका कारण आप जानिए क्यों हुआ था ये युद्ध। 1756 20 जून 1756 की बात है। इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने
काल कोठरी की घटना याद होगी आपको, काल कोठरी की घटना। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे भी थे महिलाएं भी थी, उनको एक बहुत छोटे कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। और जून में कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, उस समय पर 146 में से केवल 23 ही लोग बचे थे। ठीक है, 23 में भी जो होलवेल है उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। होलवेल ने इस घटना का वर्णन किया है। ठीक है, इसके कारण यह युद्ध हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध। कोई भी डाउट आपको? और अगर इसकी डेट पूछ ले प्लासी के युद्ध की, तो 23 जून को, ठीक 1 साल बाद यह युद्ध लड़ा गया। दूसरा यदि आपसे पूछ ले बेदरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो बेदरा का जो युद्ध है, बेदरा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? 1759 में यह बेदरा का युद्ध हुआ था। इंग्लिश और डचों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पूछ ले आपसे डच किन्हें कहा जाता है, तो जो हॉलैंड निवासी या नीदरलैंड के निवासी होते हैं उनको डच कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो जो ताजमहल का वास्तुकार था वो था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर है? ताजमहल की मैं आपसे बात करूं तो देखिए, ताजमहल है कहां पर? ताजमहल आपका आगरा में है। आपसे पूछ ले किसने बनवाया इसको? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? तो इनकी चौथी पत्नी थी मुमताज महल। मुमताज महल की याद में इसे बनवाया गया था। क्लियर है? मुमताज महल की याद में इसको बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें जो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, सफेद संगमरमर संगमरमर कहां से लाया गया था ये? तो ये राजस्थान की मकराना खान से इसको लाया गया था। क्लियर है? राजस्थान की मकराना खान से सफेद संगमरमर को लाया गया था। और यदि आपसे संगमरमर पूछ ले कैसी चट्टान है, तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान होती है जो कि चूना पत्थर के कायांतरित रूप परिवर्तन के बाद बनती है। ये एक कायांतरित चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान होती है और चूना पत्थर के परिवर्तन के बाद बनती है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, इसमें पित्रादुरा शैली का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल में पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया था। ठीक है, बड़े स्तर पर किया गया था। और इसी पित्रादुरा को पच्चीकारी भी इसी को कहा जाता। पित्रादुरा शैली क्या होती है? जो इसमें संगमरमर यूज किया गया था उस पर जो सजावटी चित्र उस पर बनाए गए हैं उसको ही पित्रादुरा कहा जाता है। यानी पत्थरों पर सजावट करना, पत्थरों की सजावट करना, इसको पित्रादुरा कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले पित्रादुरा शैली का यूज पहली बार किस मकबरे में किया गया था, तो पित्रादुरा शैली का जो इस्तेमाल है पहली बार एतमात उद्दौला का मकबरा, एतमात उद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहां के पिता थे, नूरजहां के पिता थे। क्लियर है आपको? अगर आपसे पूछे जो ये पच्चीकारी है, ये जो पित्रादुरा शैली का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किस में किया गया, तो वो किया गया था आपका ताजमहल में। और पहली बार पूछे आपसे तो पहली बार एतमातुद्दौला के मकबरा जो कि नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था,
मेहरू निशा, और ये जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। क्लियर है आपको? जहांगीर की ये पत्नी थी। और कहां पर है ये? आगरा में है, आगरा में है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इसका जो ताजमहल है, इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच किया गया था। और जो ये उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे हैं अताउल्लाह, अताउल्लाह। ये उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे हैं। इनके द्वारा दक्कन का ताज या ताजमहल की फुअड़ नकल कहा जाने वाला बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा बनवाया गया था। क्लियर है? बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था, और कहीं कहीं आजम शाह भी नाम मिलता है, जो कि औरंगजेब का बेटा था, आजम शाह। आजम शाह की मम्मी और औरंगजेब की पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। क्लियर है? दूसरा मैं आपसे बात करूं, अताउल्लाह जो थे, ये उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार, उनके ये पुत्र थे। और यदि आपसे पूछ ले हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरा को किसने आर्किटेक्ट किया था? हुमायूं का मकबरा तो इसको मिरात मिर्जा गियाथ के द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था। और यदि आपसे पूछ ले भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है, तो भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा ही है। और कहां पर है ये? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और यदि आपसे और पूछ ले आगे जाकर गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ ले, गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था जॉर्ज विटेट, जॉर्ज विटेट। और कहां पर है ये? मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है, जिसका वास्तुकार जॉर्ज विटेट था, आपको याद रखना है। और इसी से मिलता जुलता है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई में है, तो इसका वास्तुकार जॉर्ज विटेट था। और जो इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, उसका वास्तुकार कौन था? लुटियंस उसका वास्तुकार था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार के समय अशोक कहां के गवर्नर थे? तो ये उज्जैन के गवर्नर थे। उस समय पर अवंती महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। ठीक, और किस नदी के किनारे पर थी ये? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। और इसी अवंती महाजनपद के राजा हुआ करते थे चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत के बारे में पूछा जा सकता है कि चंडप्रद्योत किसके समकालीन थे? चंडप्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चंडप्रद्योत किस महाजनपद के राजा थे? उज्जैनी के राजा हुआ करते थे। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूं अशोक की, तो आपसे पूछा जा सकता है अशोक गद्दी पर कब बैठा? अशोक एक मौर्य शासक था और बिंदुसार का बेटा था। मौर्य शासक बिंदुसार का बेटा था। गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था। और आपसे पूछ ले कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अशोक के बीच और कलिंग के बीच। ठीक है, कलिंग के बीच
ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। और पूछ ले कब लड़ा गया, 261 बीसी में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि कलिंग का युद्ध अशोक ने अपने राज सिंहासन पर बैठने के कितने वर्षों बाद लड़ा था, तो वो 8 वर्ष बाद लड़ा था। ठीक है, कलिंग की बात करूं तो कलिंग युद्ध की बात करूं तो ये इसके जो नाम है अलग अलग किताबों में अलग मिलते हैं। अगर मैं बात करूं ज्यादा जो स्रोत मिलते हैं, कलिंग नरेश अनंत पद्मनाभम के मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं खारवेल का नाम भी इसमें मिलता है। क्लियर है आपको। दूसरा आपसे पूछ ले, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। यानी उपगुप्त के माध्यम से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और अशोक ने, इनका बेटा है महेंद्र, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहां भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका इनके द्वारा भेजा गया था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, गौतम बुद्ध के द्वारा आजीवक संप्रदाय को कौन सी गुफाएं दान की गई थी, तो आजीवक संप्रदाय को गौतम बुद्ध के द्वारा लोमस ऋषि की गुफाएं, लोमस केव को दान किया गया था, जो कि बराबर की गुफाओं का हिस्सा है, बराबर केव का हिस्सा है। और बराबर की गुफाएं कहां पर हैं, बिहार में हैं। ये भी आपको याद रखना। आजीवक संप्रदाय को दान दिया गया था, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा दान दिया गया था। और जो कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया, इस युद्ध की जो जानकारी हमें अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो अशोक के हमें 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, अशोक का जो शिलालेखों में नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम मिलता है। और इस कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने अभिधम की नीति को अपनाया था, यानी युद्ध ना करने की नीति को अपनाया था। दूसरा याद रखना, अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्से के द्वारा की गई थी, मोगलीपुत्र तिस्से के द्वारा की गई थी। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि जो तीसरी बैठक इसकी बौद्ध धर्म की हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें ही अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक का संकलन पिटक का जो संकलन है ये तीसरी बौद्ध संगति में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया, नागरिकता से तो प्रत्येक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इस पर ध्यान देने वाली बात ज्यादा हो जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 2 में है, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। बात करें नागरिकता हमने कहां से ली है, यूके ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। और भारत में कैसी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता अर्थात हमारा जो आधार कार्ड है वो राज्य का अलग और केंद्र का अलग नहीं बनता, दोनों जगह एक ही काम करता है, इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता है। क्लियर है, हमने यूके से ये नागरिकता ली है। दूसरा आपसे अगर पूछ ले आर्टिकल 6 के बारे में, तो आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948 जो भारत से लोग पाकिस्तान चले गए, जो लोग 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 के तहत है। दूसरा बात करूं मैं आर्टिकल 7 की,
तो आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 तक जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनको किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी, इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 7 में किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ले तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और कौन सा आर्टिकल इसका प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 9 के तहत यह प्रावधान किया गया है। क्लियर है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो संसद के द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाते हैं। और इसने पहला कानून कब बनाया है, 1955 में नागरिकता अधिनियम। नागरिकता से संबंधित पहला अधिनियम कौन सा है, तो 1955 का नागरिकता अधिनियम पहला है। दूसरा बात करूं मैं किस आर्टिकल के तहत बनाता है ये, आर्टिकल 11 के तहत ये एक्ट या अधिनियम बनाता है। क्लियर है। दूसरा आप याद रखना, देखिए भाग 1 में क्या दिया गया है, तो भाग 1 में संघ हुआ उसका राज्य क्षेत्र, संघ हुआ उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी हैं, जो हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए के संविधान से लिया है। देखिए छत्तीसगढ़ में राउत नाचा में किसके द्वारा किया जाता, गोंड जनजाति, यादव, अहीर जनजाति के द्वारा, यादवों के द्वारा किया जाता। और कब किया जाता है ये, दीपावली के बाद जो देव उठनी एकादशी आती है, दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी, ठीक है। दीपावली के बाद जो देव उठनी एकादशी होती है उस पर इसे यादवों के द्वारा किया जाता है। दूसरे कृष्ण से संबंधित, कृष्ण से संबंधित है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो उसके लिए यहीं पर लिखिए रऊफ डांस। रऊफ डांस कहां पर किया जाता है, रऊफ और राउत नाचा में बहुत सिमिलरिटी है। तो रऊफ किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। क्लियर है आपको, कोई भी डाउट। और यदि आपसे डंडा नाच पूछ ले, देखो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सबको आता है लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाकर। एक तो प्रेशर होता है एग्जाम का, दूसरा मिलते जुलते वर्ड वहां पर आ जाते हैं और कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो हमें गलत बिल्कुल भी नहीं होने देना है। देखिए यहीं पर डंडा नाच या बाघ नाच, डंडा नाच कहां पर किया जाता है, यह आपका उड़ीसा में किया जाता है। पूछ ले कब किया जाता है, महाविषुवा संक्रांति, महाविषुवा या पाना संक्रांति पर इस डांस को किया जाता है। यह भी आप याद रखना। ये महाविषुवा संक्रांति और जो पाना संक्रांति है ये उड़ीसा का नववर्ष है। उड़िया नववर्ष को क्या कहा जाता, पाना संक्रांति या महाविषुवा संक्रांति कहा जाता है। आगे मैं आपसे बात करूं महाविषुवा संक्रांति। दूसरा बाघ नाच भी कहां पर किया जाता है, तो बाघ नाच भी आपका उड़ीसा में ही किया जाता है। आपको याद रखना सतनामी जो समुदाय है छत्तीसगढ़ में कौन सा डांस, तो पंथी डांस इसके द्वारा किया जाता है। पंथी डांस किया जाता है और किसके सम्मान में इसको किया जाता है, तो गुरु घासीदास के सम्मान में, गुरु घासीदास के सम्मान में पंथी डांस को किया जाता है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से डांस, तो सुआ डांस यहीं पर किया जाता है। सुआ डांस जिसे पैरेट तोता नृत्य भी इसको, पैरेट डांस भी इसको कहा जाता है।
सेला डांस भी कहाँ पर किया जाता है? तो सेला डांस भी आपका छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। पूछ ले पिंडवानी कहाँ पर किया जाता है? तो पिंडवानी भी आपका छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। और इसी पिंडवानी की जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो कौन है? तो तीजन बाई पिंडवानी की ही कलाकार हैं, तीजन बाई। और ये पिंडवानी संबंधित किससे है? तो ये महाभारत की कथा से ये संबंधित है, महाभारत से संबंधित है। ये भी आप याद रखना। कर्मा डांस भी कहां पर? छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। कर्मा डांस भी छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है, ये भी याद रखना। और जो ये आपका राउत नाचा है बेसिकली किया कहां पर जाता है? पूछ रहे हैं आपसे, तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसको किया जाता है। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। विंडोज में रिसाइकल बिन सामान्यतः कहां स्थित होता है? टास्क बार, इसका जो राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पर स्थित होता है। और ये रिसाइकल बिन होता क्या है? तो ये रिसाइकल बिन जो हमारी डिलीट की गई फाइलें होती हैं, डिलीट की गई फाइलें होती हैं, वो कहां पर सेव हो जाती हैं? जाकर रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाती हैं। ठीक है, और इन्हें हम रिसाइकल बिन से वापस भी ला सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं व बच्चों के विशेष अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 15 का 3, ये महिलाओं व बच्चों के विशेष अधिकारों से संबंधित है। महिलाओं की मैं बात करूं आपसे, तो महिलाओं व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 39D में किया गया है, आर्टिकल 39D में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। दूसरा, आपको महिलाओं से ही संबंधित आर्टिकल 42 के बारे में याद रखना है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 कहता है काम की जो कार्य है वो काम की न्यायोचित, काम की न्याय संगत या न्यायोचित दशा सुनिश्चित करना राज्य का काम है। ठीक है, और इसी में ही प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है, जो कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए मैटरनिटी लीव यानी कार्य कर रही महिलाओं को छुट्टी भी दी जाती है। प्रसूति सहायता का जो प्रावधान है किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो प्रसूति सहायता का प्रावधान आर्टिकल 42 के तहत किया गया है। और अभी जो 106वां संविधान संशोधन किया गया था, क्लियर है आपको? अभी जो 106वां संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरा, अगर पूछ लें आपसे, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3 ही आरक्षित हैं, और इसका प्रावधान 243D में किया गया है। क्लियर है आपको? दूसरा, हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए बाल श्रम पर जो रोक लगाई गई है, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाई गई है। दूसरा मैं बात करूं, इनको शिक्षा का अधिकार, एक मौलिक अधिकार 21A के तहत उसको जोड़ा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं आपसे डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में बच्चों की शिक्षा व देखभाल का काम किसका है? शिक्षा व देखभाल का काम राज्य का है। क्लियर है? और जो डीपीएसपी होते हैं ये बाध्यकारी नहीं है, इसे राज्य अपने हिसाब से लागू करता है। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है?
आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 17 में बात करें हम तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 19 की मैं बात करूं तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है और इसमें स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही रखा गया है। और जो 97वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा सहकारी समितियों को भी मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो उसको भी आर्टिकल 19 में ही जोड़ा गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनता है आपका आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप शीशे में मुंह देखते हैं, ठीक, आप इस तरह से समझिए, जैसे अवतल दर्पण है ना, आप शेविंग कराने जाते हैं, शेविंग कराने गए, शेविंग मिरर जो होता है उसमें आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, नहीं, चेहरा बड़ा दिखाई देता है। और शेविंग मिरर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चेहरे पर छोटे छोटे बाल होते हैं वो हमें दिखाई दे सके और शेविंग अच्छे से की जा सके, इसके लिए शेविंग मिरर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? उसमें जब हम चेहरा देखते हैं, चेहरा सीधा दिखता है, बिल्कुल सीधी बात है, आभासी दिखता है, नहीं आभासी तो यानी ये तो है नहीं कि एक आदमी सामने खड़ा है, वही शीशे में देखा, वही आदमी उधर जाकर खड़ा हो गया। आभास तो होता, हमें चेहरा दिखता, प्रतिरूपी तो दिखता है, ठीक, और बड़ा बनता, सामान्य से बड़ा बनता अवतल दर्पण में। क्लियर है? दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप जो दूरबीन होती है जिसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, दूरबीन जिसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था, और गैलीलियो से आप याद रखना न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसको क्या कहा जाता है? गैलीलियन रूल भी कहा जाता है। और इनके द्वारा ही बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह जिसमें गैनीमीड, कैलिस्टो आदि की खोज भी इनके द्वारा ही की गई थी। अगर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछ ले तो कौन सा है? गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है, बृहस्पति का है। दूसरा आप ये याद रखना, गैनीमीड बृहस्पति का, छोटा यदि आपसे सौरमंडल का पूछ ले तो आपका वो डीमोस है, और जो कि किसका है, किस ग्रह का है? तो ये आपका मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर है? आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तब हमारा राइट आंसर गैनीमीड होने वाला है जो कि बृहस्पति का होता है। और यदि आपसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ ले तो हमारा राइट आंसर डीमोस होने वाला है जो कि मंगल ग्रह का होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज होते हैं। ग्राम पंचायत तो 73वां संविधान, लेकिन नगर पंचायत की बात की गई है तो 74वां संविधान संशोधन। देखिए, जो नगर पंचायत है ये ग्राम पंचायत से ऊपर का स्तर होता है। किन्हें कहा जाएगा नगर पंचायत? कहां पर नगर पंचायतों का निर्माण किया जाएगा? कितने लोगों की इसमें आवश्यकता होती है? कितने वार्ड इसमें बनाए जाते हैं? सबके बारे में हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यानी गांव से शहर की तरफ कन्वर्ट होने वाले जो गांव हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। और कैसे नगरों में नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है? जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 होती है, और कहीं कहीं ये 30,000 भी है,
बड़े राज्यों में, ये बड़े शहरों में ये 30,000 भी ये दी गई है। टोटल कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? कम से कम वार्ड 10 होने चाहिए। और मैं आपसे बात करूं अधिकतम कितने वार्ड, तो 24 से 25 अधिकतम वार्ड होने चाहिए। गठन का प्रावधान किस संशोधन, लेकिन हमसे आर्टिकल पूछा था, तो ये आर्टिकल है 243 क्यू आर्टिकल, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 विषय उसमें जोड़े गए थे। 12वीं अनुसूची 18 विषय जोड़े गए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और टोटल कितने विषय उसमें जोड़े गए थे? 18 विषय जोड़े गए। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले संविधान का भाग, अगर आपसे पूछ ले तो भाग है संविधान का 9A में इसको जोड़ा गया। और 9B में कंफ्यूज मत होना, क्या है 9B में? सहकारी समिति, सहकारी समितियां 9B में है। क्लियर है? दूसरा मैं आपसे बात करूं तो देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो राज्य का वित्त आयोग है और जो केंद्र का वित्त आयोग है। केंद्र का वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में होता है, ठीक। केंद्र का जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग सेंटर का, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? 280 में। और राज्य वित्त आयोग की बात अगर की जाए तो राज्य वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो ये किस में होता है? आर्टिकल 243I और नगर पंचायतों के लिए 243Y, ठीक है। ये राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले चुनाव कराने का जो काम है, यानी नगर पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के या आपका नगर निगम के जो चुनाव कराने का काम है वो किसका होता है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो इनका जो चुनाव कराने का काम है राज्य चुनाव आयोग का होता है। क्लियर है? राज्य चुनाव आयोग का। आप ये याद रखना कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का ही होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता होगा। जी बिल्कुल नहीं, उसका जो चुनाव है कराता कौन है? तो उसका चुनाव कराता है केंद्र का ही निर्वाचन आयोग। क्लियर है? केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है और इसका प्रावधान 243K और 243ZA में नगर पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। क्लियर है? देखिए अब क्लियर है? अब देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें टोटल कितने विषय जोड़े गए थे? तो टोटल 29 विषय उसमें जोड़े गए। और किससे? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों से ये संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, इसे आप नमक से याद रख सकते हो। इन भाषाओं को हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। और दूसरा आप याद रखना, राजस्थानी भाषा का उल्लेख 22वीं यानी कि 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्लियर है? पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो आप राजस्थान को हटा सकते हो। राजस्थान हमारी 8वीं अनुसूची में प्रावधान नहीं है।
जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसका राइट आंसर ये होने वाला है। ठीक, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, पहली बार कब मनाया गया? 2011 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, चुनाव आयोग की जब स्थापना की गई थी उस समय पर यह एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था। और अगर आपसे पूछ ले इसे बहु सदस्य कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया था बहु सदस्य इसको। 1989 में बहु सदस्य आयोग बनाया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष, पहले चेयरमैन इसके कौन है? सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष हैं, चुनाव आयुक्त हैं। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त हैं। और यदि फर्स्ट वुमेन पूछ ले आपसे, फर्स्ट वुमेन आपकी बीएस रमा देवी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बीएस रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। क्लियर है? आगे मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो इसका जो आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। चुनाव आयोग की बात की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, 324 से 329 तक इसका प्रावधान है। संविधान का भाग पूछ ले तो संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। इनमें वोट डालने की एज क्या है? तो 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है वोटिंग एज। ठीक है, वोटिंग एज क्या है? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पूछ ले आपसे किस संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा की गई थी। और पूछ ले आपसे किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो आर्टिकल 326 में। ठीक है, आर्टिकल 326 में एडल्ट फ्रेंचाइजी देता, इसी के द्वारा वोट डालने की जो एज है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर है? तो पूछ ले ये संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर? तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। सात्विक आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, सात्विक आहार 3 प्रकार होते हैं। ये एक तो सात्विक होता है आपका, एक राजसिक होता है और एक तामसिक होता है। क्लियर है? तामसिक, तामसिक में आपका मांस मदिरा आदि आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजसिक में खट्टे पदार्थ या अत्यधिक तीखा होता है जो, है ना, तला भुंजा इसी के अंतर्गत आता है। सात्विक में क्या आता है? सात्विक में मन की शुद्धता और मानसिक स्पष्टता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मन की शुद्धता और मानसिक स्पष्टता, क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें घी आता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, घी, दूध, दही आदि होते हैं। जैसे दूध से हमें कौन सी प्रोटीन मिलती है? कैसीन प्रोटीन मिलती है। और कैसीन प्रोटीन हमारे शरीर की बनावट और शरीर की संरचना में मदद करती है। क्लियर है? यह होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के द्वारा मन की शुद्धता होती है और मानसिक स्पष्टता होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? हालांकि क्वेश्चन हमारा ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था ज्वालामुखी जो परतदार संरचना के रूप में जम जाते हैं, परतदार संरचना जो ज्वालामुखी की होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपोजिट ज्वालामुखी कहा जाता है। कंपोजिट ज्वालामुखी कहा जाता है, जो परतदार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। परतदार संरचना के रूप में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं
जैसे जापान का माउंट फ्यूजियामा है, माउंट फ्यूजियामा है। क्लियर है। अब देखिए, ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है, और जब ये क्रेटर बड़ा हो जाता है तो उस बड़े क्रेटर को कोल्डेरा कहा जाता है, कोल्डेरा कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले रिंग्स ऑफ फायर कहां पर पाई जाती है, कहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी सर्वाधिक आते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। कभी ज्वालामुखी दे आपको और ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया का नाम दे दे तो आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा आपसे पूछ ले भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, माउंट स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में भी आप याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और भूमध्य सागर की कुंजी भी इसको कहा जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले माउंट क्राकातोआ, क्राकातोआ कहां पर पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। दूसरा यदि आपसे पूछ ले भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मैरन ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। क्लियर है। और प्रशांत ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम कहां पर पाया जाता है, तो ये भी आपका भारत में ही अंडमान सागर में पाया जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में ही, अंडमान सागर में पाया जाता है। भारत में केवल ये दो ज्वालामुखी ही पाए जाते हैं। क्लियर है। भारत में केवल बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछ ले आपसे, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा, कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है। कहां पर है, इक्वाडोर। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पूछ ले, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पूछ ले आपसे, तब आपका राइट आंसर होने वाला ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और सर्वाधिक ऊंचा में अंतर है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए कोटोपैक्सी, और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पूछा जाए तो ओजस डेल सेलाडो होने वाला है। क्लियर है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर है, माउंट एटना आपका इटली में है। विसुवियस भी कहां पर है, विसुवियस भी इटली में है। और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोआ ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहां पर है ये आपका, हवाई द्वीप यूएसए में, हवाई द्वीप यूएसए में मोना लोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। 1028 सूक्त 10 मंडल किस वेद में है, तो ये सीधी सी बात है ऋग्वेद में है, ठीक है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है, होत्र, ऋग्वेद की जो ऋचाएं पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है आयुर्वेद, इसका ऋग्वेद का उपवेद है। टोटल 10 मंडल हैं। इसमें जो तीसरा मंडल है, आपसे पूछ ले गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल से प्राप्त होता है। यह भी आपको याद रखना। और किसे समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। क्लियर है। दूसरा आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में याद रखना है। इसमें
जो दसराग युद्ध हुआ था, 10 राजा और सुदास के बीच ये दसराग युद्ध हुआ था। और कहां पर हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे पर। परुष्णी नदी के किनारे पर हुआ था, जिसे रावी नदी के नाम से वर्तमान में जानते हैं। यहाँ पर यह दसराग युद्ध लड़ा गया था। और ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। और 10वें मंडल की मैं आपसे बात करूं तो इसमें पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त यानी जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी ये जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती है? हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद के भी 10वें मंडल से प्राप्त होती है। मंडल का मतलब अर्थ है कि ऋग्वेद में ये 10 अध्याय हैं। ठीक है, 10वें मंडल से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। 1842 में बुंदेला विद्रोह का केंद्र कहां था? बुंदेला विद्रोह का केंद्र था सागर और दमोह में, जो कि एमपी में है। और इसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहर शाह के द्वारा। जवाहर बुंदेला और मधुकर शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्लियर है? जवाहर शाह और मधुकर शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था सागर और दमोह मध्य प्रदेश में। क्लियर है आपसे? दूसरा, आप एक विद्रोह और याद रखना, जिसे रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और कहां पर हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।